खाली ये देखा प्रीवियस वीडियो में कि स्पाइस पार्ट बी फॉर्म कैसे भरते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे अजाइल प्रो, आईएनसी, आईएनसी 33, आईएनसी 9, आईएनसी 34 ये सब कैसे भरते हैं मैं बताती हूँ आपको। तो स्पाइस बी होने के बाद आपको अजाइल पे जाना होता है। पहले ना मतलब कुछ दिनों पहले अच्छे सीक्वेंस में आता था, स्पाइस पार्ट ए, फिर स्पाइस पार्ट बी, फिर अजाइल, आईएनसी 33, आईएनसी 34 और आईएनसी 9। पता नहीं अभी क्या हो गया पोर्टल को, क्यों अभी किधर का सीक्वेंस किधर में लगा के दे रहा है। तो वो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने जब अजाइल ओपन किया तो अजाइल का फुल फॉर्म क्या है पहले ये देख लो। एप्लीकेशन फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर, एम्प्लॉय स्टेट ईएसआईसी प्लस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन, पीटी रजिस्ट्रेशन, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट एंड शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। मतलब एक फॉर्म में आपको 5 रजिस्ट्रेशन मिल गए हैं, ईएसआईसी, पीटी, पीएफ, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट और बैंक अकाउंट ओपनिंग का डिटेल्स। तो अगर आपको चाहिए सारे रजिस्ट्रेशन तो यस करके प्रोसेस करना है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको फिर भी यस करके प्रोसेस करना होगा। और आरएफसी वाले बाय डिफॉल्ट आपको सारे नंबर देने वाले हैं। तुम अब भी कंपनी चालू कर रहे हो, अब भी चालू किया कंपनी, मतलब अभी इनकॉर्पोरेट भी नहीं हुई है, लेकिन वो बोलते पीएफ का नंबर लेके रखो। कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं बोलते ईएसआईसी का नंबर लेके रखो, नहीं इनकॉर्पोरेट पीटी का नंबर लेके रखो, फ्यूचर में नंबरों की लेके रखो। जीएसटी में इंटीग्रेट करके जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन ले लो आप। लेकिन हम क्या करते हैं ना, मतलब अपने ऑफिस में कैसे होते हैं हम लोग, बाकी सारी चीजों को तो हम कुछ कर नहीं सकते। आप यस करो या आप नो करो या आप क्लैरिफिकेशन लेटर डालो, सब में आपको पीएफ, ईएसआईसी, पीटी का नंबर तो दे ही देंगे, आपके पास चॉइस नहीं है नहीं लेने का। पीटी हाँ ठीक है, एक टाइम पे मैंडेटरी है महाराष्ट्र में पीटी लेना, तो इट्स ओके, पीटी का नंबर आ गया। पीएफ, ईएसआईसी 20 और 10 एम्प्लॉय के बाद ही एप्लीकेबल होता है, लेकिन फिर भी वो बाय डिफॉल्ट नंबर देते हैं इस होप में कि एक दिन आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे तो आपको उनका पीएफ निकालना पड़ेगा, तो नंबर अभी से लिख के रखो। जीएसटी हम जीएसटी के लिए यहाँ पे ना कर सकते हैं, तो हम जनरली अपने ऑफिस में जो प्रैक्टिस होता है वो ये है कि जीएसटी में हम फॉर्म को नो करते हैं कि हमको जीएसटी नंबर नहीं लेना है और फॉर्म को प्रोसेस करते हैं। और जब कंपनी बन जाती है तो बनने के बाद हम अलग से जीएसटी का एप्लीकेशन करते हैं। इस फॉर्म के थ्रू जीएसटी का नंबर हम नहीं निकालते, ये फॉर्म कंप्लीट कर देते हैं विदाउट जीएसटी, और जीएसटी लेने के लिए हम अलग से एप्लीकेशन करते हैं। तो अगर आप ऐसा प्रैक्टिस फॉलो करोगे तो शायद से आपके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी जीएसटी आने में, जीएसटी नंबर आने में अंडर दिस फॉर्म विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसके लिए एडवाइजेबल है कि आप अलग से सेपरेट एप्लीकेशन करो। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल्स डालनी है। देखो कंपनी का नाम ऑटो फिल होके आ जाएगा। जीएसटी चाहिए क्या, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जीएसटी, तो यहाँ पे करने का नो। नो करते आधी इन्फॉर्मेशन गायब हो जाती है। खुशी वही मिलती है मेरे को कि आधी इन्फॉर्मेशन गायब हो गई है। स्टेट कौन सा है ले लिया वो लोगों ने, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो फॉर्म के, देखो फॉर्म के बेसिस पे आपके जो आपने स्पाइस में भरा है ना उसके बेसिस पे लोगों ने इन्फॉर्मेशन उठा लिया है। लीज, क्या आप जो भी ऑफिस के लिए जो आपने एड्रेस यूज किया वो लीज पर है, अगर है तो आपको यस करना है और लीज की डिटेल्स डालनी है। नो करना है फिर भी आपको लीज की डिटेल्स तो डालनी पड़ेगी। ठीक है, अब दिखाती हूँ मैं आपको, मैं दिखाती हूँ। अब क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे नो कर दिया, लीज पे नहीं है, लीज नहीं लिया हमने, रेंट वगैरह पे नहीं लिया, खुद की प्रॉपर्टी है। वेदर द बिल्डिंग और प्रीमाइसेस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट इज ओन्ड और हायर्ड, ओन्ड है तो ओन्ड सिलेक्ट किया मैंने। इफ हायर्ड देन देयर इज अ चेंज इन द नेम ऑफ द, अगर हायर है तो नहीं है, मेरा हायर नहीं है तो मैंने क्या किया, कैंसिल कर दिया, इसको नो कर दिया और इसको मैं सेव करूंगी। अब सेव हो गया डेटा, अब उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आने के बाद क्या पूछा, प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी। आप इस कंपनी के अंदर सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट क्लॉज डाला था ना आपने, क्या एक्टिविटी करने वाले प्राइमरली, तो यहाँ पे ना मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, आपको इनमें से एक सिलेक्ट करना है। इनमें से अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे अदर करके एक ऑप्शन आता है, अदर करके एक ऑप्शन आता है, अदर में सिलेक्ट कर सकते हो। तो से फॉर एग्जांपल मेरा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है तो मैं ईडी सर्च करती हूँ और मुझको दिखता है कि यहाँ पे कहीं पे भी एजुकेशन के रिगार्डिंग में कुछ नहीं लिखा हुआ है। हाँ, इधर क्या लिखा है, नॉलेज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, तो मैं क्या सिलेक्ट करूंगी, नॉलेज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट कर लिया मैंने। एग्जैक्ट नेचर ऑफ वर्क और बिजनेस, एग्जैक्टली आप क्या करने वाले हो,
तो यहाँ पे भी देखो, अब इसमें आप केमिकल तो बना नहीं रहे हो, केमिकल प्रोडक्ट भी नहीं बना रहे हो, सिनेमा थिएटर भी नहीं चला रहे हो, कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट है क्या कि एजुकेशनल स्टैब्लिशमेंट है, तो मेरे पास ऑप्शन दोनों है, मैं कमर्शियल भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, मैं एजुकेशनल भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन मेरे ऑब्जेक्ट को ज्यादा सूट क्या करा, कमर्शियल की एजुकेशनल, एजुकेशनल, तो मैं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करूंगी, एजुकेशनल सिलेक्ट करूंगी। कुछ नहीं रहता तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन सिलेक्ट करो, अगर अदर का ऑप्शन है तो कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट सिलेक्ट करो और फॉर्म को प्रोसेस करो। सब कैटेगरी ऑफ वर्क, अब सब कैटेगरी में क्या पूछा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, हायर है, टेक्निकल, मेडिकल, जो भी आप प्रोवाइड करोगे एजुकेशन हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ उनको, मैं उनको पढ़ा रही हूँ, मैं उनको प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ा रही हूँ, इसमें नहीं इंक्लूड है, तो मैंने अदर सिलेक्ट करके ले लिया। और यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क, तो नेचर ऑफ वर्क में क्या करोगे आप, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लिख के आपको सेव करना है। तो जो आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज होगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो मेन पॉइंट्स है जो आप इसमें कैरी ऑन करने वाले हो, मेन पॉइंट्स आपको इसमें इंक्लूड करने हैं, ओके करना है और नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे देखो क्या दे रहा है, डायरेक्टर, प्राइमरी ओनर और सर्टिफिकेट बेरियर डिटेल्स। तो जो भी आपकी कंपनी में डायरेक्टर है, जो प्राइमरी ओनर है, उनका डिटेल्स डालना है। तो हमारे कंपनी में कितने डायरेक्टर है, यहाँ पे 2 प्रीफिल करके दिया। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इसमें 2 ही लेता है वो, अगर आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना रहे हो तो उसमें 5 डायरेक्टर होते हैं, तो यहाँ पे आपको उसको चेंज करके 5 करना होता है। अब मैं 5 करूंगी तो मेरा इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं 2 करके आगे कंटिन्यू करूंगी। अब दोनों में देखो इन्फॉर्मेशन बड़ी सिंपल सी है। एंटर द डायरेक्टर डिटेल हु इज ऑल्सो एन ऑथराइज्ड सिग्नेटरी और प्राइमरी ऑफिस और ऑफिस बेयरर। तो अभी आपकी ईपीएफ, ईएसआईसी, पीटी, जीएसटी, ये सब के लिए जो भी ऑथोराइज पर्सन है पहले उसका डिटेल्स डाल दो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट किया, तो कौन है ऑथोराइज पर्सन, तो मैंने राम पाटिल ले लिया और मैंने डिटेल्स डाल दिया। अब यहाँ पे ओटीपी जाता है, ये क्लोज वाला काम है, अजाइल के फॉर्म में ओटीपी जाता है। अच्छा, अब मैंने अगर उनको प्राइमरी रखा तो प्राइमरी जो ओनर है उसको ही ओटीपी जाएगा, तो मैंने क्या किया, मैंने प्राइमरी ओनर चेंज कर दिया। अब आएगा ओटीपी मेरे को, देखो मेरा नंबर ले लिया, मेरा ईमेल आईडी ले लिया। अब मैं यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करूंगी, दोनों ओटीपी चली गई। अब मेरे को मोबाइल पे भी ओटीपी आएगा, ईमेल पे भी ओटीपी आएगा। अब ईमेल का ओटीपी तो मैं यहाँ से एक्सेस, मेरे मोबाइल से एक्सेस करके देखती हूँ सारे ओटीपी। मोबाइल का ओटीपी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, किसी को डिस्क्लोज मत करना, ऐसा वो बोलते हैं। मोबाइल ओटीपी डालने के बाद इसको वेरीफाई करना है। मैंने वेरीफाई किया, देखो ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। बीच में पता क्या प्रॉब्लम चलता था, आप सही ओटीपी डाल रहे हो इधर, लेकिन बोलता है ओटीपी इनकरेक्ट है, प्लीज एंटर करेक्ट ओटीपी। मतलब जो मोबाइल पे आया है नंबर पे वही नंबर ऐड कर रहे हो, फिर भी गलत बोलता था। बहुत दिक्कत होती थी बीच में, लेकिन अभी क्या पोर्टल थोड़ा सही हो गया है, तो अभी दिक्कत नहीं आती। अभी ईमेल का ओटीपी डालना पड़ेगा मुझको, तो मैं ईमेल लॉगिन करूंगी अपना। ईमेल लॉगिन करने के बाद मेरे को यहाँ पे ईमेल का ओटीपी दिखाना चाहिए। अरे यार, मैंने गलत ईमेल आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करता जो ईमेल आईडी डाला है मैंने। ये ईमेल कहाँ से तुमको समझ में आ रहा है, मेरे स्पाइस पार्टी में जो मैंने फॉर्म भरा था ना, उसमें से ये ईमेल लिया, मतलब मेरा स्पाइस गलत है। यहाँ पे जो ईमेल आया वो गलत आया ना, मतलब मेरा स्पाइस गलत हुआ, तो मुझे स्पाइस को जाके मॉडिफाई करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे आके नया ईमेल आना पड़ेगा। अच्छा, जब मैं मॉडिफाई करने बोलती हूँ तो यस, वहाँ पे कुछ चीजें आपको एडिट करने के लिए बहुत तकलीफ देती है, लेकिन ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, सेंड ओटीपी किया। अब सेंड ओटीपी के बाद मेरे को ओटीपी आएगा और फिर मैं ओटीपी वेरीफाई करूंगी इस पे। मेरा ओटीपी आ गया, ओटीपी देखो फटक से आ गया। अब मैंने ओटीपी डाल दिया और मैंने क्या, वेरीफाई। देखो ओटीपी प्लीज एंटर करें, सही ओटीपी डाला है मैंने, फिर भी गलत बता रहे लोग। 8643। ये होता है, ये पोर्टल एमसीए का आपको ऐसे ही पेशेंस ऐसे ही नहीं डेवलप होते हैं। इन सारी जब सही चीजें डालने के बाद होता है गलत इन्फॉर्मेशन है। नया ओटीपी आया है 4285, नया ओटीपी लिया मैंने और इसको वेरीफाई किया। अब देखो ओटीपी वेरीफाई ये हो गया। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे पूछा फोटोग्राफ, किसका फोटो लगाओगे, हाँ जिसका नाम डाल रहे हो उसका ही फोटो लगेगा ना। यहाँ पे कुछ फोटो है किसी का, हाँ कुछ तो फोटो है इधर, मैंने ये फोटो लिया और इसको ओपन किया। अब देखो क्या बता रहा है, फोटो का साइज कितना है, 100 KB से ज़्यादा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि फोटो की साइज लेस देन 100 KB हो। तो मैंने अभी क्या करना है, कोई मिल गया मेरे को फोटो, मैंने चिपका दिया इधर। अब दूसरा क्या बोला, स्पाइसली सिग्नेचर एंड ऑथराइज सिग्नेटरी फॉर ईपीएफओ। तो
तो यहाँ पे क्या पूछते हैं वो लोग कि आपने अपना फोटो लगाया ना, जो भी ऑथराइज सिग्नेचर है ना उसको अपना साइन भी अटैच करना होता है। लेकिन हम रादर देन अटैचिंग साइन हमें क्लैरिफिकेशन लेटर ड्राफ्ट करते हैं कि हमको पीएफ नंबर नहीं चाहिए, हमको ईएसआईसी नंबर नहीं चाहिए, हमको जीएसटी नंबर नहीं चाहिए। हमको जब एप्लीकेबल होगा, ये सारे लॉज एप्लीकेबल होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। आप वो लेटर यहाँ पे अटैच करते हो, तो वो लेटर का हम पीडीएफ बना लेते हैं साइन वगैरह करा के, और उसको हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं। ये समझ रहे आप लोगों को? पहले एक जमाने में साइन लगाया करती थी कि डायरेक्टर की साइन ले लो और अटैच कर दो। लेकिन फिर आगे जाके मुझको जिंदगी में पुनीत सर मिले, पुनीत सर ने बोला कि यू राइट अ रिप्लाई लेटर, रिप्लाई लेटर में मेंशन करो कि आपको इसका रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए और उसको अटैच कर दो। तो मुझे लगा हाँ, जब रिप्लाई लेटर देंगे तो आरओसी रीड करेगी, और आरओसी नहीं देगी रजिस्ट्रेशन नंबर, लेकिन आरओसी बोले तुम कुछ भी लिखो, मैं नंबर देने वाली हूँ। और आरओसी लिटरली पीएफ ईएसआईसी नंबर देती ही है आपको, तो आप कुछ भी कर लो वो नंबर देने वाले, इतना तो श्योर है। इसके लिए बोला आपका कुछ यहाँ पे लेना देना नहीं है, मतलब आप क्या सोचते हो शायद नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे सेकंड पार्टनर का डिटेल्स डालना है, देखो सब आ गया यहाँ पे। इनका भी आपको क्या करना है, फोटो अटैच करना है, तो मैं वही फोटो अटैच करूंगी जो मैंने मेरे लिए अटैच किया था। फोटो अटैच कर दिया, फोटो अटैच करने के बाद आपको फिर से क्या करना है, सेव करना है। अभी क्यों मुझे बार बार बोल रहे हैं, प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर विद प्रीफिक्स +91, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, +91 लिखना है। +91 लिखने के बाद फिर से मुझको क्या करना पड़ेगा, अभी सेंड ओटीपी, वेरीफाई ओटीपी। अगर ऐसा कुछ होता है तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको फिर से इन्फॉर्मेशन डालनी है और फॉर्म सबमिट करना है। डेटा सबमिट हो गया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, और जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन का जुरिसडिक्शन पूछते हैं कि भाई आपका जो ऑफिस है उसका जुरिसडिक्शन क्या है पुलिस स्टेशन का, यहाँ पे डाल देंगे, तो मैं डाल दूंगी। फिर उसके बाद एम्प्लॉयर्स पर्टिकुलर, अब ये पीएफ और ईएसआईसी के लिए डिटेल्स मांगते हैं सारे, कि आप अपना अप्रोप्रिएट ब्रांच सिलेक्ट करो। तो मेरा ब्रांच जो है मुझे पता है, मैं सिलेक्ट कर लूंगी, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। मुझे कौन सी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना है कंपनी का, वो यहाँ पे बोलते हैं कि आप बता दो, हम आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट करते ही ये इन्फॉर्मेशन उस बैंक के पास पहुंचा देंगे और बैंक सामने से फोन करेगी आपका अकाउंट ओपनिंग के लिए। इजी है कि नहीं है? हाँ, तो आपको बैंक के पीछे नहीं, बैंक आपके पीछे भागने वाली है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया आईसीआईसीआई बैंक, और फिर यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ऑथराइज सिग्नेटरी का आपको क्या लगाना है, आइडेंटिटी लगाना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब वही आपका आधार पैन जो भी लगाने लगाओ, और यहाँ पे उसका सिग्नेचर। तो हम क्या लगाते हैं, चुपचाप से वही अपना ऑथराइजेशन लेटर जो रहता है, क्लैरिफिकेशन लेटर जो होता है वही अटैच कर देते हैं, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। सेव किया, सेव हो जाता है। सेव होने के बाद इसको करना है नेक्स्ट। जब नेक्स्ट करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन सिलेक्ट करना पड़ता है, पीएफ ईएसआईसी और बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए प्लेस आपको अपना डालना है, जो भी आपका प्लेस होगा वो आप प्लेस डालो। अब यहाँ पे मुझे फॉर्म में एक एरर देगा, मैं आपको बताती हूँ एरर क्या होगा। ये डेट मैंने यहाँ पे डाला, डेजिग्नेशन आ गया यहाँ पे, और मैं इसको सेव करूंगी। सेव हो गया, अब मैं सबमिट करूंगी इसको। देखो सबमिट पे एरर दिया मुझको, पता है क्यों एरर दिया ये? स्पाइस पार्ट बी में ऑथराइज सिग्नेटरी कौन था? राम सर। यहाँ पे मैंने किसको रखा ऑथराइज सिग्नेटरी? अपने आप को। मिसमैच क्रिएट हुआ, इसके लिए यहाँ पे मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। समझ रहे आप लोगों को? तो आपके स्पाइस पार्ट बी में जो ऑथराइज सिग्नेटरी है वही आपका अजाइल और बाकी के सारे फॉर्म्स के लिए क्या होना चाहिए, ऑथराइज सिग्नेटरी होना चाहिए। तो मैंने वहां जब डायरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन आई थी, मैंने अपना नाम सेलेक्ट किया, क्योंकि ओटीपी जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे सर वहां पे लेक्चर्स में, इसके लिए मैंने आपको दिखाने के लिए किया। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप स्पाइस पार्ट बी में जिसको भी ऑथराइज सिग्नेटरी रखोगे वही पर्सन हर फॉर्म में ऑथराइज सिग्नेटरी होना चाहिए। तो अजाइल में उसका ऑथराइज सिग्नेटरी होना चाहिए। तो जैसे मैं अभी चेंज कर दूंगी ना, उनकी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगी ना, सबमिट करूंगी तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये क्लियर है आप लोगों को? जब ये फॉर्म सबमिट होता है इसके आगे आप दूसरा फॉर्म भर सकते हो। मैं ट्राई करती हूँ एक बार कि बिना अगर सबमिट किए अगर होता है तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे हो सकता है वो। मैं आ जाऊंगी माय एप्लीकेशन पे, देखो इतने टाइम से फॉर्म भरे थे कि लॉग आउट हो गया ऑटोमेटिकली वो। अभी मैं इसको लॉग इन करूंगी फिर से, ये मैंने किया लॉग इन। लॉग इन के बाद कहाँ जाऊंगी मैं, मुझे बताओ कहाँ मिलेगा मेरा फॉर्म, कहाँ मिलेगा मुझको? अप्रूव्ड में मिलेगा, क्योंकि स्पाइस पार्ट ए अप्रूव्ड हुआ, उसके कंटिन्यूटी में पार्ट भी भरना है आपको। तो यहाँ पे जाके कंपनी का जो भी नाम था वो आपको सिलेक्ट करना है, मिनी डैशबोर्ड पे जाना है। अब देखो
मैंने स्पाइस भर दिया, सबमिट कर दिया। अजाइल में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे सबमिटेड दिखा रहा है, हालांकि सबमिट हुआ नहीं है। तो यहाँ पे मुझे देखो पीडीएफ डाउनलोड करने का, पीडीएफ अपलोड करने का भी ऑप्शन नहीं दे रही, क्योंकि आप डाउनलोड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबमिट ही नहीं हुआ है आपका फॉर्म। अब मैं ट्राई करती हूँ अदर फॉर्म भरने की। तो यहाँ पे मुझे जाकर क्या करना है, एडिट पे क्लिक करना है। जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगी तो अगला फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगला फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 5 से 6 क्लॉजेस होते हैं, जिसके बस आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है, खत्म। मैक्सिमम ऑटो फिल होके आता है, आपको वाली वेरीफाई करना है। एग्जाम्पल, कंपनी का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा। कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपको पहली लाइन लिख के लाएगी, बाकी का यहाँ पे एंसिलरी ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे खाली सिंपलिसिटी के लिए लिख रही हूँ एज अटैच्ड, क्योंकि टाइप करने का मेरे पास टाइम नहीं, कॉपी पेस्ट करने का भी टाइम नहीं, तो मैंने लिख दिया। यहाँ पे हमको एंसिलरी मतलब रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे डालने होते हैं। फिर यहाँ पे शेयर कैपिटल, पहले तो ये लाइबिलिटी क्लॉज आ गया, मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है बाय शेयर, जितना भी आपका अनपेड अमाउंट होगा उतना ही आपको पे करना है। लिख के आधा डिक्लेरेशन, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। शेयर कैपिटल का भी डिटेल्स आ गया, यहाँ पे 50,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपए के, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा एंड करके, खत्म। यहाँ पे आपको ये देना है कि हाँ, हमारा जो नाम दिख रहा है ना, हम लोग सब्सक्राइबर है, हम लोग इतने शेयर्स खरीदने के लिए रेडी है। तो देखिएगा आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली, देखो यहाँ पे आपको नंबर्स दिखेंगे, 5,000 शेयर मेरे, 5,000 शेयर सर के, सर का डील, मेरा पैन, फिर उसके बाद टोटल इन्फॉर्मेशन सारी आ जाएगी। डेट यहाँ पे आपको टाइप करने नहीं देगा, जब आप बीएससी लगाओगे तो डेट ऑटोमेटिकली कैप्चर कर देगा वो। ये तो हो गया सब्सक्राइबर की डिटेल्स जो ऑटो फिल होती आई है। यहाँ पे आपको सीए की डिटेल्स डालनी होगी, जो आपकी कंपनी बना रही है, प्रोफेशनल है, उसकी डिटेल्स डालनी होगी। तो मैंने यहाँ पे हमारे पार्टनर की डिटेल्स डाली हुई थी, मैं उनका ही डिटेल्स डालूंगी। तो यहाँ पे मैं उनका नाम लिख दूंगी और उनका एड्रेस लिख दूंगी और उनका क्या लिख दूंगी, ऑक्यूपेशन लिख दूंगी। ये सब लिखने के बाद, नहीं यहाँ पे खाली नाम लिखना है, सॉरी, उनका नाम लिख दूंगी और यहाँ पे उनका एड्रेस लिखना है, यहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन लिखना है। तो जो भी एड्रेस होगा, जो भी ऑक्यूपेशन होगा वो आपको टाइप करना है। फिर उनका आपको डालना है नंबर, मेंबरशिप वाला, जो भी उनका मेंबरशिप नंबर है वो आपको डालना है। और फिर यहाँ पे आपको फॉर्म को सेव करना है। सेव करने के बाद फॉर्म को करना है सबमिट। सबमिट करोगे तब क्या लिखा है, द EMOA will now be submitted, you can download the PDF generation। ठीक है, हम डाउनलोड करने के लिए सबमिट करें, तो ये सबमिट कर दिया, सबमिट हो गया ये फॉर्म। 3 फॉर्म सबमिट हो गए मेरे, दिखा आप लोगों को। अगला INC 33 होने के बाद आपको INC 34 पे जाना है। अगेन आपको एडिट पे क्लिक करना है। जब आप एडिट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का बड़ा फॉर्म दिखेगा आपको, बट बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है, बता देती हूँ। यहाँ पे कंपनी की डिटेल्स आ जाएंगे, कंपनी का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे पहला क्या है, इसमें चीजें आपको ध्यान में रखनी है, 2 चीजें आपको मिनिमम ऐड करनी होती है। 2 चीजें कौन सी क्लॉज में ऐड करनी है, जिसको जिसने काम किया है उसको पता है आराम से। तो यहाँ पे जब आप आते हो एसोसिएशन में, तो आप कौन सी कंपनी बना रहे हो, प्राइवेट कंपनी की पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी की पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो प्राइवेट कैसे मालूम पड़ेगा आपको, व्हाट इज प्राइवेट कंपनी कैसे मालूम पड़ेगा आपको। तो आपको नहीं मालूम है कि व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, तो आपको इस वर्ड को डिफाइन करना हो कि प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आने के बाद है ना, यहाँ पे कोई भी क्लॉज, किसी भी आर्टिकल की किसी भी क्लॉज को अगर आप चेंज करते हो तो यहाँ पे आपको टिक करना होता है। इफ अल्टर्ड, अगर आप उसको चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे टिक करो। टिक करोगे तो यहाँ पे आपको चेंज करने का ऑप्शन देगा वो। तो ये इन्फॉर्मेशन उसको डिलीट नहीं कर देगा, ये मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन लिखी है उसके अंदर। आपको क्या करना है कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन देना है सेक्शन 2 क्लॉज 68 के हिसाब से व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, आपको इसका मीनिंग लिखना होता है। तो आप अगर देखोगे तो अपने जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है वो हर चीज को, जो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है, एक वर्ड फाइल पे लिख के रखी हुई है कि भैया क्या करना है आपको, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डालनी है। तो मैं यहाँ पे आपको टाइपिंग नहीं करके दे रही हूँ, आपको खाली इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनी क्या होती है, डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे और उसके आगे आप इस प्राइवेट कंपनी को यहाँ पे डिफाइन करोगे। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके आगे आप जाते रहोगे, आपको स्क्रॉल करना है। इसमें अगर आपको चेंजेस करनी है तो आप चेंजेस कर सकते हैं, वो कोई रिक्वायरमेंट ऐसा मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है नहीं चेंज करने का। एक जगह और आती है जहाँ पे हम डायरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन डालते हैं। डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन में आपको ये डालना जरूरी है कि हमारे कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर कौन है। तो जो कंपनी बनने के टाइम पे जो डायरेक्टर होते हैं ना, उनको हम फर्स्ट डायरेक्टर बोलते हैं। तो फर्स्ट डायरेक्टर का नाम होना जरूरी है इसमें। तो यहाँ पे आप जाओगे आगे, ये शेयर्स के बारे में आ गया, फिर इधर नेक्स्ट करोगे
कैपिटल है और फोर फीचर है। तो बहुत सारे क्लॉजेस है इसमें जो आपको नहीं पता है क्या होती है। अगर आपको इन क्लॉजेस की इंफॉर्मेशन लेनी है देन इन दैट सिनेरियो आपको पूरा का पूरा कंपनी लॉ पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप कंपनी लॉ नहीं पढ़ोगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ये क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पर आ गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पेज पर। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। अल्टर करना है। क्या लिखा है? द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर शैल बी डिटरमाइंड इन राइटिंग बाय द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम और बाय मेजॉरिटी ऑफ देम। और इसके नीचे आप कहते हैं द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर एज फॉलोज। तो आपको उनके नाम लिखने हैं, तो नाम लिख दिया आपने। मेरा स्पेलिंग बहुत बड़ा सर्वेंट का तो मैं नहीं लिख रही हूँ। तो ये नाम आपने डाल दिया। तो ये क्या हो गया? आपने डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन फर्स्ट डायरेक्टर जो है उनकी इन्फॉर्मेशन डाल दी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? आगे कंटिन्यू करना है। मेरे हिसाब से वही डालते हैं, ठीक है। लेकिन तो वो इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको फिर क्या करना है? नेक्स्ट करना है, सेव नेक्स्ट खेलते रहना है। और फिर उसके बाद फाइनली आप इस लास्ट पेज पर आओगे। आगे लास्ट पेज में देखो आपको यहाँ पे सब्सक्राइबर के नाम दिख रहे हैं। नाम के आगे आपको उनका नाम के बीच में नहीं, नाम के आगे आपको उनका एड्रेस और उनका ऑक्यूपेशन डालना है। सेम यहाँ पर भी आपको क्या डालना है? एड्रेस डालना है, उनका ऑक्यूपेशन डालना है। यहाँ पे प्लेस ऑफ साइनिंग क्या रहेगी वो आपको मेंशन करना है। तो अपनी सिचुएशन में जो प्लेस ऑफ साइनिंग है मैंने वो डाल दिया यहाँ पे, प्लेस ऑफ साइनिंग डाल दिया। फिर यहाँ पे आपको सीए की डिटेल्स फिर से डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वो कुछ ऐसा कॉपी पेस्ट करके लेते नहीं है या प्रीफिल करके लेते नहीं है, सब अपने को डालना होता है। इन्फॉर्मेशन सारे डाल दो यहाँ से उठा के। फिर उसके बाद डालोगे इनका पैन नंबर या इनका मेंबरशिप नंबर डाल दो। इनका भी प्लेस ऑफ साइनिंग डाल दो। एक चीज ध्यान रखना खाली प्लेस ऑफ साइनिंग में डालते वक्त कि जो भी आपका आरओ एड्रेस का प्लेस है ना वही आपका प्लेस ऑफ साइनिंग बनना चाहिए। तो अगर आपका आरओ एड्रेस मुंबई में है तो मुंबई शुड बी योर प्लेस ऑफ साइनिंग, सब पर्सन का, डायरेक्टर का भी और प्रोफेशनल्स का भी। तो प्लेस ऑफ साइनिंग आप अलग अलग मत रखना, सेम रखना। फिर इसको सेव करना और सेव करने के बाद आपको करना है इसको सबमिट। ठीक है। अब जब आप इसको सबमिट करोगे तो आपको पूछेगा प्रोसेस करना है कि नहीं, आपको यस बोलना है और ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका पीडीएफ जनरेट होगा। अगर ना आपको सब सबमिट दिख रहा है फॉर्म, ये सबमिटेड 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 सबमिटेड। अब क्लास का फॉर्म बचा है आई-29 जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी नहीं होती है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन। देखो एडिट का ऑप्शन दे रहा है क्या? नहीं। जब आपके सारे फॉर्म रेडी हो जाते हैं ना तो आपको इनको डाउनलोड करना होता है। खाली इसमें पर्सन का नाम देखना होता है, डीएसपी लगानी होती है और अपलोड करना होता है। ठीक है। एक बार जब आपका फॉर्म भर के हो जाएगा, सारे फॉर्म आपने भर लिए, वेरीफाई कर लिए, यहाँ से आपको सारे फॉर्म डाउनलोड करने होते हैं। यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन दिया है। डाउनलोड करके सारे रिस्पेक्टिव पर्सन की डीएसपी लगानी होगी। डीएसपी लगाने के बाद यहाँ पे रिस्पेक्टिव फॉर्म आपको क्या करना है? अपलोड करना है। जब आप अपलोड करोगे तो यहाँ से आपको क्लिक करके हर एक फॉर्म को उसके सामने अपलोड करना है। जब आप अपलोड करोगे ना तो यहाँ पे आपको फाइल का ऑप्शन देगा। जब आप फाइल पे क्लिक करोगे तो सारे फॉर्म के डीएसए जो भी आपने लगाया वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पे लेके जाएगा, फिर वहां जाके आपको पेमेंट करना है। ठीक है। 143 रुपीज आपको पैन का पेमेंट करना होता है और उसके बाद अभी जो आपने स्टैम्प ड्यूटी देखा 1300 रुपीज का आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना होता है। दैट पेमेंट यू हैव टू मेक फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। उतना करने के बाद आपका फॉर्म का स्टेटस जो है यहाँ पे स्टेटस में यहाँ पे अंडर प्रोसेसिंग दिखाएगा। अंडर प्रोसेसिंग आगे मतलब आपने फॉर्म सबमिट किया, अब वो आरओसी वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के बाद आरओसी क्या करेगी? उस फॉर्म को आपके अपलोड कर देगी। क्लियर है? फॉर्म में कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिली या इंटरनेट इन्फॉर्मेशन मिली या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिले तो आरओसी के पास पूरा राइट है आपके फॉर्म को रिसबमिशन में डालने का। जब रिसबमिशन में डालेगी तो जो भी क्वेरी रहेगी वो क्वेरी को आपको रेक्टिफाई करना है और फिर से फॉर्म को सेम प्रोसेस करके क्या करना है? एडिट करना है और अपलोड करना है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? जब आपका एक बार फॉर्म अपलोड हो जाता है आपकी कंपनी बन जाएगा। जब कंपनी बन जाएगी तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? सबके सब मर गए हो? देखो देखने के लिए बहुत डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन जब आप बैठोगे ना करने के लिए इट्स वेरी वेरी सिंपल थिंग। इसके साथ जो भी इन्फॉर्मेशन इस पर डालनी होती है ना, हमने इनकॉर्पोरेशन शीट करके एक एक्सेल बना लिया हुआ है। कुछ टाइप करना नहीं होता, पहले एक्सेल बना लो अच्छे से। जब एक बार आपका एक्सेल बन जाएगा
उस एक्सेल को यूज करके आप क्या कर सकते हो, सारे फॉर्म को भर सकते हो इजीली। तो एक चीज वो रखना, मैं ट्राई करूंगी कि मेरी टीम को, एडिटिंग टीम को बोलूंगी कि वो एक्सेल शीट यहाँ पे अटैच कर दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप लोगों के लिए भी इजी हो जाए। प्लस जो रिप्लाई लेटर हम लिखते हैं ईपीएफओ को और ईएसआईसी को, वो भी अटैच करने बोलूंगी। इसके साथ अगर कुछ एडिशनल डिक्लेरेशन होगा तो मैं बोल दूंगी मेरी टीम को, वो अटैच कर देंगे इसमें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने का आपको सब इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और प्लीज कमेंट करिए कि आपको एडिशनल कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। वी विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू।